अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 का इकोनॉमी। इसमें हमारे हैं 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कॉन्सेप्चुअल इस टाइप के क्वेश्चन एड्रेस करने की। वैसे क्वेश्चन नहीं एड्रेस करेंगे जो बहुत ही फैक्चुअल है। जैसे पहला है NSO 70th राउंड सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये अगर आपको पता है तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो ये मैं एड्रेस नहीं करूँगा, ये फैक्चुअल बहुत ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, हाउ इज़ द NGT डिफर फ्रॉम द CPC सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द NGT हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट। पता है हमें कि NGT जो है NGT एक्ट 2010 के अंदर बना है। और ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी या ट्राइब्यूनल है ना, जुडिशियल बॉडी या ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बाय एन एक्ट whereas the CPCB has been created by an executive order of the government of India। CPCB किसके अंदर बना है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाटर प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बना है। वाटर प्रिवेंशन एक्ट उसके अंदर 1974 में आया था ये एक्ट, उसके अंदर बना है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन इस तरह से होगा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बना है, ये भी क्या बना है, एक एक्ट के थ्रू ही बना है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। सेकंड आ गया था NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस, बिल्कुल सही। एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ अ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। पहले हाई कोर्ट्स को लोग अप्रोच करते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को कोई भी एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, लेकिन अब NGT हो गया तो उसने कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया बर्डन ऑफ द लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स। Whereas CPCB promotes cleanliness of the stream and wells and aims to improve the quality of air in the country। हाँ, एयर मतलब ये वाटर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट इसको भी करता है। एयर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981, उसको भी ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ऑब्वियसली CPCB पोल्यूशन रिलेटेड है, किसी में पोल्यूशन हो चाहे एयर हो वाटर हो, इनको एड्रेस करता हो। तो सेकंड हमारा सही है, तो बी हमारा ऑप्शन हो गया इसमें। उसके बाद हम देखते हैं 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट को समझने के लिए पहले आपको पूरा सिस्टम समझना होगा कि हमारा ATM काम कैसे करता है। ये आदमी है या ये कोई आदमी है, ये जा रहा है, यहाँ ये शॉप है और शॉप पे क्या क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेकर गया, क्रेडिट या डेबिट कार्ड इसने इसको दिया शॉपकीपर का। अब शॉपकीपर का कोई बैंक होगा, POS टर्मिनल होगा इसके पास, जहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं। इस शॉप में ऐसा है। और ये जो POS टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड होगा, बैंक ऑफ द शॉपकीपर। ठीक, ये बैंक 1 बोल देते हैं। फिर एक है बैंक 2। ये बैंक 2 किसका है, बैंक 2 है इस आदमी का जिसका क्रेडिट कार्ड है। मान लेते हैं ये SBI का क्रेडिट कार्ड लाया था और ये जो शॉपकीपर है वो PNB का है। तो बैंक 1 हमारा PNB हो गया, बैंक 2 हो गया SBI। ठीक, अब होता क्या है, इसने यहाँ पे स्वाइप किया, ये जाएगा, ये कार्ड डिटेक्ट करेगा। कार्ड तो SBI का है तो PNB बैंक में गया, आदमी ने यहाँ पे पिन विन सब डाल दिया। अब वो PNB बैंक में चेक करेगा, PNB बैंक उसको फिर राउट करेगा किसमें, SBI में करेगा। फिर वहाँ पे जाकर डिटेक्ट होगा क्या कार्ड और पिन मैच हो रहे हैं क्या। जब दोनों मैच हो जाएंगे तो पैसा डिटेक्ट हो जाएगा। ये बोलेगा हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है और पैसा डिटेक्ट हो जाएगा, इसके खाते में आ जाएगा। और यहाँ से फिर ये इन्फॉर्मेशन दोबारा यहाँ आ जाएगी और यहाँ दिखाई देगा मैसेज कि हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। तो ये चेन कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे और ऐसे आया। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा कनेक्शन है POS वाला कनेक्शन और इन बैंक का जो सिस्टम है, ये कुछ गेटवेज कैरी आउट करते हैं। दुनिया में कुछ गेटवेज हैं वो कैरी आउट करते हैं। अभी तक 6 गेटवेज थे। कौन कौन से, वीज़ा, मास्टर कार्ड जो लिखा रहता है ना, मास्टर कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है। तो ये सब ये गेटवे, पेमेंट गेटवे बोलते हैं इसको, वो मेंटेन करते हैं और इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, या इसके अंदर जो भी है ये सारा सिस्टम मेंटेन करते हैं। अब होता क्या है, जो ये गेटवेज हैं, ये जैसे मान लो PNB ने ये कौन सा कार्ड इशू किया, वीज़ा कार्ड इशू किया है। अब वीज़ा वाला क्या बोलेगा कि मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ तो बदले मुझे कुछ पैसा चाहिए। मान लो इसने बोला 300 करोड़ चाहिए मुझे हर साल का। तो ठीक है, बैंक ने बोला ठीक है 300 करोड़ हम दे देंगे। अब 300 करोड़ या हाँ 300 करोड़ हमें चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, इसको 300 करोड़ रुपए दे देगा। लेकिन क्योंकि सर्विस सिर्फ अकेला बैंक ही नहीं यूज़ कर रहा है, ये शॉपकीपर भी यूज़ कर रहा है, तो कुछ रुपया जो है शॉपकीपर के अकाउंट से भी काटेगा हर ट्रांजेक्शन में। इस कुछ रुपए को बोलते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो बैंक जो है वो शॉपकीपर के अकाउंट से काटता है हर ट्रांजेक्शन पे या चार्ज करता है उसके ट्रांजेक्शन पे। तो द अमाउंट इसमें होगा क्या, द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू द मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू द
बैंक, तो ये गलत है, इंसेंटिव नहीं है ये तो कट कर रहा है। द अमाउंट पेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, पेड बाय द बैंक, बैंक नहीं पेड करता कस्टमर को, तो ये गलत हो गया। द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक, बैंक जो है मर्चेंट के ऊपर चार्ज लगाता है फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड, हाँ ये बिल्कुल सही है। द इंसेंटिव गिवन, इंसेंटिव नहीं है ये, तो ये गलत हो गया। तो सी है, एक तरह का चार्ज है जो बैंक अपने मर्चेंट के ऊपर लगाता है, क्यों? क्योंकि उसको वीज़ा या मास्टर पेमेंट गेटवेज को ये देना पड़ रहा है। दुनिया में 6 पेमेंट गेटवेज थे, 7वां पेमेंट गेटवे NPCI ने बनाया था, जिसको हम बोलते हैं रुपे कार्ड, ये 7th पेमेंट गेटवे है, ये आगे आएगा क्वेश्चंस में। तो ये पूरा सिस्टम हमने समझा, तब हमें समझ में आया MDR क्या था। What are the consequences of a country becoming the member of न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? इंडिया ने कोशिश बहुत की थी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने की। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप क्या है? जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके मटेरियल को कंट्रोल करते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं, तो एक तरह का ये कार्टेल है। क्या है? कार्टेल ऑफ कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर मटेरियल के मूवमेंट को वो करते हैं, कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल के मूवमेंट, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है इनके द्वारा। तो इंडिया चाहता था इसका मेंबर बन सके, ताकि उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सके। जैसे कि भूटान में वो न्यूक्लियर वो लगा सकता है, क्या बोलते हैं, प्लांट लगाता है, इस टाइप का कुछ करने की वो सोच रहा होगा। तो इंडिया ने कोशिश की, लेकिन इसको किसने रोक दिया था? चाइना ने रोक दिया था इस बिड को। तो इंडिया NSG का मेंबर नहीं है। इट विल हैव द एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़, तो ये क्या होगा? बिल्कुल सही है, अगर कोई कंट्रीज का मेंबर बनता है तो। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बिल्कुल नहीं, दोनों सेपरेट हैं। NPT का भी इंडिया कोशिश कर रहा था और NSG का भी कोशिश कर रहा था, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो भी न्यूक्लियर सप्लाई हो रहा है वो कहीं वो वेपन ग्रेड यूरेनियम, मतलब वेपन डेवलपमेंट में कहीं काम ना आए, तो इसके लिए अलग ट्रीटी है, अलग टाइप के देश हैं वो NPT है। हालांकि NSG का मेंबर, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको NPT साइन करना पड़ता है, ऐसा कुछ उसमें एक क्लॉज है, इसको वेरीफाई कर लेना। बट ये फर्स्ट तो सही है और सेकंड जो है वो गलत है बिल्कुल ही, ऑटोमेटिकली कोई किसी का मेंबर नहीं बनता है। तो आंसर आ गया ए। उस वक्त मोदी जी बहुत ज़्यादा जा रहे थे कि हमें NSG उसका मेंबर बनना है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, तब ये न्यूज़ में था। मतलब ये भी न्यूज़ में था, ये भी न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सरकार ने बोला था बैंक्स को कि ये जो रेट है या तो कम कर दो या तो हटा दो कुछ समय के लिए, ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो पिकअप कर सके इंडिया में। तो उस समय ये न्यूज़ आया था। विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डिसीजन टू लेवी इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 6% ऑन द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट एंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो इसमें क्या सही है? इट वॉज इंट्रोड्यूस एज द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब देख लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर नहीं आया था वैसे, इसको हम देखेंगे। इक्वलाइजेशन लेवी इसने खुद डिफाइन किया है, ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट एंटिटीज़। जो नॉन रेसिडेंट एंटिटी, जो इंडिया के रहने वाले नहीं है, जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो अगर इंडिया में कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल ट्रेड कर रहे हैं किसी प्रकार का, या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यहाँ तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं किसी दूसरे वेबसाइट के ऊपर, तो उस एडवर्टाइजमेंट का जो टैक्स है वो 6% लगेगा। और साथ ही साथ और भी है, अगर मान लो वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन फर्म्स हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, इनके ऊपर कितना लगता है? 2% लगता है इंडिया में। ठीक है, तो अब ये 2% जो था वो इसको हटाने की बात चल रही थी कि जो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए, अभी चल रहा है इंडिया में। तो ऐसा 2024 के फाइनेंस बिल में बात कही गई है। ऐसा क्यों कर रहे? क्या सरकार अब 1 रुपया भी नहीं लेगी जो डिजिटल एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे? नहीं, सरकार लेगी। सरकार जो है इसके ऊपर GST लगाती है 1% का, जो भी, और टैक्स डिडक्टेंस एट सोर्स। तो टोटल हम ये देखें, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी की बात हमने की थी वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं बात की थी, उल्टा हमने इसमें बात की थी किसके अंदर? फाइनेंस बिल के अंदर ये प्रपोजल था। तो इसीलिए ये हो गया गलत, हमारे इनकम टैक्स के अंदर नहीं, इसका पार्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये टोटल सिनारियो जो इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल चीज़ों पे लगता है, डिजिटल सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है, एड्स वेड्स पे 6% है, एजुकेशन और सॉफ्टवेयर एज सर्विस पे 2% है। अब ये 2% हटाने की बात चल रही है 2024 से। क्यों हटा रहे हैं? वैसे OECD के कारण। OECD जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि डिजिटल जो है, डिजिटल स्पेस में ट्रेड को बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है? टैक्स को हटाना है।
तो उसके तहत ये हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ टैक्स ले सकती है, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया 1% TDS पे, टैक्स डिडक्शन सोर्स, ठीक है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द DTTA एग्रीमेंट। बिल्कुल नहीं, ये डिजिटल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। DTTA एग्रीमेंट अगर किसी को पता हो कि जैसे ये कंट्री है, मान लेते हैं कि कोई ऐड दे, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, एजुकेशन सर्विस देता है, ऑनलाइन ही देता है। अब वो उसकी ब्रांच एक इंडिया में है और इसकी कंट्री US है और इसका इंडिया में एक ब्रांच है, ये वाला आउटलेट है उसका। अब यहाँ पे जितना भी वो सर्विस दिया, इसने 100 रुपये का सेल किया, 100 रुपये का सेल किया, तो 6 रुपये इसने टैक्स में दे दिया, 6 रुपये 2 रुपये टैक्स में दे दिया, क्योंकि 2% है, 2 रुपये टैक्स में दे दिया, 2 रुपीज़ इसने टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। अब क्या है, इसका देश बोलेगा तेरा सेल तो यहाँ पे हुआ है 100 रुपये का, तो मेरे को भी टैक्स चाहिए, मान लो 1% का, तो 1 रुपया इसको US में भी जमा करना पड़ता है, तो डबल टैक्स हो रहा है उसका। मतलब एक बार उसने सर्विस प्रोवाइड करी, एक तो US में भी दे रहा है और इंडिया में भी दे रहा है, तो इसको बोलते हैं डबल। तब बाकी 2 देश, अब इंडिया और US क्या करेंगे, ताकि बिजनेस वाले के ऊपर लोड ना आए, तो ये आपस में एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि दोनों टैक्स नहीं लेंगे एक साथ, कोई एक टैक्स ले लो इस बंदे से, चाहे इंडिया ले ले चाहे US ले ले। अब होता क्या है, जो सबसे कमज़ोर कंट्री उसको अलाउ कर दिया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है नॉर्मली उसको वेवर कर देती हैं। जैसे इंडिया और मॉरिशियस के बीच में अगर होता तो इंडिया वेवर कर देता है टैक्स और मॉरिशियस लेता है उस पर टैक्स, तो उसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, कि दोनों देश जो है एक साथ टैक्स नहीं लेंगे। तो ये जो है ये उसके अंदर कवर्ड नहीं है, ये जो ऑनलाइन सर्विस एडवर्टाइजमेंट या डिजिटल है ये उसके अंदर बिल्कुल कवर्ड नहीं है, DTTA का पार्ट है ही नहीं है। तो ये है टोटल हमारा डिजिटल टैक्स से रिलेटेड सिनेरियो इंडिया में। और DTTA का मतलब वो एक कॉन्सेप्ट था, वो पता होना चाहिए वैसे। आते हैं द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज़ रिकमेंडेड डेब्ट टू GDP रेशियो 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाई 2023, 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके लिए हमें FRBM का पूरा सिस्टम समझना पड़ेगा कि FRBM का सिस्टम क्या है। अब हुआ क्या था कि 1990s के रिफॉर्म हुए इंडिया में। 1990s के रिफॉर्म के बाद क्या हुआ कि हमें FDI लाना था, इन्वेस्टमेंट बाहर वालों को बुलाना था, उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए उन्हें, और ट्रस्ट तब बिल्डअप होगा जब 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 जो सरकारें हैं या फिर जो मनी मार्केट, जो भी मार्केट है, मार्केट में सरकार का इंटरफेरेंस लेस होगा, ताकि प्राइवेट प्लेयर क्या करें, वहाँ से प्रॉफिट कमा सके और उनको ट्रस्ट है कि सरकार की मेडलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। और सरकार ज़्यादा बोरो भी करती है तो उससे क्या होता है, क्राउडिंग आउट होता है। तो सरकार क्या करती है, अब सरकार के पास ये है कि सरकार के बजट को बड़ा बना देती है, इन्फ्लेटेड बना देती है और सारा पैसा मार्केट से उठाना चाहती है, जो कि रिप्रेजेंटेड बाई होता है फिजिकल डेफिसिट। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कि फिजिकल डेफिसिट अनड्यूली बहुत ज़्यादा ना हो जाए, जिसके कारण, या फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग होता है, अनड्यू इतना ज़्यादा ना हो जाए कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा बचे ही ना मार्केट में उठाने के लिए, जिसको हम क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। तो FRBM एक्ट आया था, FRBM 1.0 आया था, कब आया, 2003 में आया। अब FRBM 1.0 में क्या था, इन्होंने बोल दिया कि फिजिकल डेफिसिट जो है 3% ले आओ और रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0% ले आओ बाय 2008। लेकिन हुआ गया, 2008 में क्राइसिस आ गई, और 2008 क्राइसिस आ गई तो फिजिकल डेफिसिट फिर से स्वेल हो गया, बढ़ गया, कितना हो गया, लगभग 9% हो गया। बोरोइंग बहुत ज़्यादा हो गई मार्केट से बाहर निकलने के लिए। इससे जैसे हम बाहर निकले, फिर 2017 में क्या आ गया हमारे पास। अब हुआ क्या, 2016 के आसपास सरकार ने बोला कि फिजिकल डेफिसिट तो बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम करने के लिए फिर एक पैनल बैठा, FRBM 2.0 के लिए एक पैनल बैठाया गया कि कितना होना चाहिए, अब हम कैसे दोबारा से इसको निगोशिएट करें, कैसे हम धीरे धीरे फिजिकल डेफिसिट कम करें। तो उस पैनल का नाम था NK सिंह पैनल। अब NK सिंह पैनल बैठा तो इसने भी बोला कि हाँ 3% तो होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट आपका 3% होना चाहिए, 2018 तक आपका इस तरह से धीरे धीरे कम होते रहना चाहिए। FRBM रिव्यू है रिकमेंडेड फॉर द डेब्ट टू GDP रेशियो, हाँ 60%। अब इसने क्या बोला कि आपको डेब्ट और ये तो पता होगा फिजिकल डेफिसिट में क्या अंतर है। फिजिकल डेफिसिट जैसे 3% है, लेकिन इसने बोला 3% में हम थोड़ा रिलैक्सेशन दे सकते हैं 0.5% का हर साल, लेकिन हमें क्या हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारा डेब्ट टू GDP रेशियो है ये टोटल 60% ही होना चाहिए, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट का मिला के। जिसमें इसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 40% रख सकती है और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 20% रख सकती है डेब्ट टू GDP रेशियो। अब डेब्ट और फिजिकल डेफिसिट में अंतर क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट जैसे ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है, ठीक है। अब 3% के हिसाब से फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है,
लेकिन जो ये एक्यूमुलेट हो रहा है सालों साल, क्योंकि आप 3% एक्स्ट्रा बोरिंग करो, उधारी बढ़ती जा रही है आपके समय के साथ, ये टोटल कंबाइन इसको बोलते हैं डेप्ट। कि आपका जो उधारी है वो तो कंटिन्यू बढ़ रही ना हर, लेकिन उसका रेट जो होगा 3% ऑफ जीडीपी होगा। तो इंडिया का जो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 60% रखना है, जिसमें से 40% सेंट्रल का रखना है और स्टेट का 20, इससे ज़्यादा उधारी नहीं रखनी है। तो ये पूरा सिस्टम NK सिंह पैनल ने बताया था और उसने ये रोड मैप दिया था, बिल्कुल सही बात है। डेप्ट टू जीडीपी 60% फॉर द जनरल इलेक्शन कंबाइंड बाय 2023 तक ऐसा आना है, और 2040% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात। द सेंट्रल गवर्नमेंट है डोमेस्टिक लाइबिलिटीज़ ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू द 49% स्टेट, बिल्कुल गलत बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की लगभग 45 से 50% है लाइबिलिटी, और अभी स्टेट गवर्नमेंट लगभग 25 से 30% के बीच में है। तो ये उल्टा हो गया, तो सेकंड गलत हो गया। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर। अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया और उसको वापस नहीं किया, और फिर वो सोच रहा है कि अब मैं बाहर से जाके या किसी और स्टेट से लोन ले लूँ, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका उधार अभी वापस नहीं दिया, पता लगा आप ऐसी अंडी उधारी करते रहे और बर्बाद करते हुए अपने स्टेट को, इसीलिए ये रखा गया फिजिकल प्रूडेंस के नाम पे। तो 1 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी पता होना चाहिए था FRBM वाला, नहीं पता तो कोई नहीं, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वैसे लगभग कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के जो हैं वो कवर हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर में ही सारे कवर हो जाते हैं। अब आते हैं द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। अब हम देखते हैं एडिबल ऑयल का एक समय क्राइसिस आया था इंडिया में, तभी ये न्यूज़ में था। जो भी हम खाना ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है, इसमें हमारा क्या होता है, इम्पोर्ट कितना करते हैं हम, इम्पोर्ट हम करते हैं लगभग 60%, और हम प्रोड्यूस कितना करते हैं, ऑब्वियसली 30 से 40% हम प्रोड्यूस करते हैं, 70-60% हम इंपोर्ट करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज़ मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल ऑन द स्पेशल केस, मतलब गवर्नमेंट कोई नहीं लेती, गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं छोड़ती है उसके लिए। वो कितना लेती है, सोयाबीन पे लेगी 30%, मतलब ऑयल टू ऑयल बेसिस लेती है, लगभग 30% है इस पर। मस्टर्ड ऑयल पे है आपका 25%। तो सरकार ड्यूटी तो लेती है, तो डज नॉट वाला आ गया तो ये गलत हो गया, इसी के साथ हमारा आंसर ये आ गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये डायरेक्ट उसमें से था, पेपर में चल रहा होगा, ये तो मुझे याद नहीं है कैसे। तो ये वैसे वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट इसको निकालता है, ये परसेप्शन बेस्ड इंडेक्स होता है कि लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ कितनी अच्छी है। ये कोई इसका मतलब एविडेंस नहीं है, इसीलिए जो है मैक्सिमम रिपोर्ट्स को सरकार क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखती है कि आपको क्या लगता है, और विदाउट एविडेंस जो ये रिपोर्ट्स बनती हैं ये थोड़े से क्या हो जाती हैं, सब्जेक्टिव हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल ATMs इन इंडिया। अब इसको समझना होगा ATM का सिस्टम काम कैसे करता है। अब उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम एक समझते हैं एक कोर बैंकिंग सोल्यूशन सॉफ्टवेयर होता है, ये RBI के पास है, ठीक है, इसको बोलते हैं इकुबेर। ये सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे बैंक कनेक्टेड हैं, यहाँ से SBI कनेक्टेड है, SBI का CBS हम बोल रहे हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन, यहाँ पे आपका PNB का कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ठीक। अब कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता क्या है, यहाँ पे सारे कनेक्शन होते हैं दुनिया, जैसे पूरे इंडिया के SBI के जितने भी बैंक हैं वो इससे कनेक्टेड होंगे, टोटली कनेक्टेड होंगे। डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर उससे रीजनल होगा, फिर ऐसे होता है, ठीक है। ये सारे बैंक इससे कनेक्टेड होते हैं, इसके पास सारा डाटा होता है। अब होता क्या है, ये बैंक्स अपने अपने ATM स्टैब्लिश करते हैं आसपास, ठीक है, वो उसके स्क्रूटनी में, ठीक है। अब इंडिया में चलता क्या सिस्टम है, PNB का भी ऐसे सिस्टम होगा, इसके सारे बैंक हैं यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे उनके ATMs हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बंदा SBI का कार्ड लेकर आया, PNB का कार्ड लेकर SBI के ATM में घुसा दिया। अब होता क्या है, ये जाएगा इसमें, बैंक के पास जाएगा, कार्ड का एक पर्टिकुलर नंबर हो, जैसे वो 001 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट, तो पता लग जाता है कहाँ पे जाना है, कि हमारे बैंक का है कि नहीं है। तो SBI के मेन CBS में जाता है, वहाँ पता लगता नहीं, मान लो SBI कार्ड का है 004 सीरियल नंबर, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 001 PNB का है, तो ये SBI में जाएगा। SBI के बाद यहाँ पे एक सिस्टम होता है NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये स्विच बता देता है एग्जैक्ट में ये किसका कार्ड है। तो ये उस कार्ड, इसने बताया कि PNB वाले कार्ड है मतलब, तो ये फिर ये CBS RBI के उधर जाएगा, फिर PNB में जाएगा, फिर PNB के उस पर्टिकुलर बैंक में जाएगा, आपके बैंक में जाएगा, वहाँ से पता लगाएगा, ठीक है, जो आपने पिन डाला है वो सही है कि नहीं है, कार्ड नंबर सही है कि नहीं। अगर सब कुछ सही है तो कितना पैसा निकालना है, उतना पैसा वो SBI को ट्रांसफ़र कर देगा फिर इसी रूट से।
तो ये जो बीच का जो सिस्टम है, ये नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ये कौन ओन करता है? ये ओन करता है अपना एनपीसीआई। तो विच आर द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया? तो एनपीसीआई जो है वो सारे एटीएम्स को लिंक करता है। एनपीसीआई ने एक पूरा बेस बना रखा है, सबके अंदर इंटर ऑपरेटिबिलिटी, डिजिटल इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ाने के लिए एनपीसीआई ने बेस बनाया। अब एनपीसीआई के ओनर्स कौन कौन से हैं? एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सब ने अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक रखा है इसमें, इसीलिए और अच्छे से पॉसिबल हो पाता है क्या करना, इनके बीच में इंटर ऑपरेटिबिलिटी, क्योंकि सारे जो हैं स्टेक होल्डर हैं इसके उसके। यूपीआई ट्रांजैक्शन भी इन्हीं के थ्रू होता है ना। तो ये एनपीसीआई को ऐसे बैंक पूरा लिंक होता है। अब आ जाते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, किस, ये बेसल 3 नॉर्म से रिलेटेड है। बेसल 3 नॉर्म कब आया था? बेसल 3 नॉर्म आया था 2008 में। ये 2018 में क्यों पूछा गया? 2018 में से क्योंकि एनपीए क्राइसिस इंडिया में आई गई थी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया में बढ़ते ही जा रहे थे। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे थे ये इजीली, तो उससे क्या हो रहा था, जो बैंक है, बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो रही थी। अगर उन्होंने लोन देते वक्त अपने पास एडिक्वेट कैपिटल रखा होता तो बैंक क्राइसिस नहीं आता। तो सीएआर होता क्या है? सीएआर होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स, कितना रिस्क है और कितना कैपिटल आपको रखना है उस रिस्क को कवर करने के लिए। तो आरबीआई ने बोला था कि सारे बैंक्स को, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वो कितना रखेंगे? 9% रखेंगे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। मान लो 120 आपका रिस्क प्रोफाइल आता है, तो आप 10.8, 120 लाख रुपया अगर आपका रिस्क प्रोफाइल है, तो 10.8 लाख रुपया जो आपके पास कैपिटल पड़ा होना चाहिए उस रिस्क को कवर करने के लिए। कल को वो उसमें से आधे पैसे अगर वापस नहीं आते हैं या पैसे नहीं आते हैं, कुछ इमीडिएट रिस्क आपको मैनेजमेंट करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। तो आरबीआई की उस वक्त गाइडलाइन भी आई थी कि 9% जो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होगा, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 15% था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी रखना है सबको 2.5% का। अब कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है? कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये है कि कोई बैंकिंग सिस्टम है, एक समय बूम पे चल रहा है, खूब प्रॉफिट हो रहा है, एक समय बहुत लॉस पे जा रहा है। जब प्रॉफिट वाला टाइम है तब उसको ये पैसा बचा के रखना है, ताकि वो लॉस वाले टाइम पे एकदम इधर उधर भागता ना फिरे पैसे के लिए, या फिर स्ट्रेस में ना आए। तो ये बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब ये 9% है, अब 9% आप रख लोगे तो आपको कोई कमाई नहीं होगी, तो इसलिए 9% रखना कैसे है, उसका क्लासिफिकेशन हुआ था टायर 1 कैपिटल में और टायर 2 कैपिटल में हुआ था। और टायर 2 कैपिटल क्या होता है? टायर 1 कैपिटल, टायर 1 कैपिटल में इक्विटी के फॉर्म में रख सकते हैं या किसी के फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये है टायर, कौन सा हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसमें टायर 1 कैपिटल किसके फॉर्म में? इक्विटी या अर्निंग के फॉर्म में आपका कोई है, इसके फॉर्म में रख सकते हैं। टायर 2 कैपिटल है डेब्ट या हाइब्रिड या उधारी के फॉर्म में, इतना पैसा ला सकते हैं। और टायर 1 कैपिटल रखना कितना है? हमें 7% रखना है, और इसको रखना है 2% रखना है। तो इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन था, और ये पूरी तरह से न्यूज़ में था। CAR इज़ द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन ऑर्डर टू फॉर्म in the form of their own fund to offset any loss of the bank incur if the account holders fail to repay। बिल्कुल एडिक्वेट कैपिटल आपके पास होना चाहिए, यही उसका पर्पस था। तो ये बिल्कुल सही हो गया पहला वाला ऑप्शन। सेकंड, CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया आरबीआई ने डिसाइड किया सारे बैंक्स के लिए, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ये भी करंट में चल रहा था और ये पता होना चाहिए था आपको। आते हैं, इंडिया इनैक्टेड जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, मतलब जीआई टैग वाला 1999 में एक एक्ट लाया। तो जीआई टैग करता क्या है? जीआई टैग है, जैसे बासमती राइस को हमने दे दिया, ये एक अलग पहचान आपको देता है, और उस पहचान के ऊपर आपका प्रोडक्ट जो है बिकता है। तो इससे आपका ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, ट्रेड इंक्रीज़ हुआ तो ऑब्वियसली ये WTO से ही रिलेटेड होगा, तो ये हो गया डी। फिर देखते हैं विद रेफरेंस टू द डिजिटल पेमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग। भीम ऐप अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन यूजिंग यूपीआई बैंक एनेबल्ड अकाउंट। अब इसमें देखते हैं क्या होता था कि जैसे मैंने पेटीएम इंस्टॉल किया, यहाँ पे एक बैंक, यहाँ पे मोबाइल वॉलेट है, ठीक है, इसका वॉलेट होगा अपना और इसके पीछे मेरा बैंक होगा, मान लो HDFC का कनेक्टेड है। फिर एक और है, यहाँ पे बैंक 2 है, यहाँ पे मोबाइल वॉलेट है, यहाँ पे फ़ोन पे है, ये रिसीवर है, ये आदमी जो है वो रिसीव करेगा पैसा। यहाँ पे मैं हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ पैसा, सेंडर हूँ मैं, ठीक।
तो मेरा मेरा ऐप कौन सा है, पेटीएम है, इसका है फ़ोनपे। तो इंटर ऑपरेटिबिलिटी पहले नहीं थी, इस समय जब ये क्वेश्चन आया था तब इतनी इंटर ऑपरेटिबिलिटी पेटीएम फ़ोनपे इन ऐप्स में नहीं हो रही थी, अपने अपने ऐप बना रहे थे, अपने अपने एल्गोरिदम, इनका बेस बिल्कुल अलग था। तब इससे दूर हटाने के लिए क्या किया कि यहाँ पे भीम ऐप हो जाएगा और यहाँ पे भी सीधा भीम ऐप हो जाएगा। सरकार ने एक ऐप बनाया, उसका नाम है भीम, ठीक है। तो ये भीम ऐप के थ्रू डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाएगा और इंटरऑपरेबिलिटी का इशू जो है ख़त्म हो जाएगा। तब भीम ऐप अलाउज द यूज़र टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। बिल्कुल यूपीआई से कनेक्टेड बैंक अकाउंट है आपका डायरेक्टली, तो हो जाएगा ट्रांजेक्शन। वाइल अ चिप पिन सेट हैज़ 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप जाते हो एटीएम में, डालते हो एटीएम में और फिर पासवर्ड डाल देते हो, तुरंत आपका पैसा निकल आता है। तो 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। भीम ऐप हैज़ ओनली 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। भीम ऐप में कितने ऑथेंटिकेशन फैक्टर? भीम के लिए क्या होता है, पहला आपको मोबाइल नंबर चेक होगा, मोबाइल नंबर ठीक है वो कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड है बैंक से, फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, फिर पिन आप डाल देते हो। तो 3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है या 3 लेवल का ऑथेंटिकेशन होता है, उसके बाद पैसा इधर से उधर चला जाता है। तो ये हो गया हमारा गलत। तो भीम अलाउज यूजर ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, तो आंसर ये आ गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 182 138 अगर हम देखेंगे तो 138 है एडमिशन ऑफ एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने एज के लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड है, कौन, बच्चों के रिलेटेड है। 182 जो है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर्स क्या क्या हैं उनको क्लासीफाई करता है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये बच्चों से रिलेटेड है, उस वक्त न्यूज़ में भी था, तो ये आ गया इसका आंसर। फिर हम देखते हैं 33 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल ऑफ IAEA। एडिशनल प्रोटोकॉल क्या था? इंडिया देखो NSG का मेंबर तो बन नहीं पाया, ठीक है, लेकिन यूएस ने काफ़ी सपोर्ट किया कि इंडिया को जो है, इंडिया को थोड़ा सा लीवे मिलना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स के साथ तो नहीं आ पाए, लेकिन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के कुछ मेंबर्स के साथ क्या कर सके, ट्रांजैक्शंस कर सके, चाहे टेक्नोलॉजी का ट्रांजैक्शन है या फिर न्यूक्लियर का ट्रांजैक्शन, न्यूक्लियर वो क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल का ट्रांजैक्शन है या कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का है, तो उनके कुछ ना कुछ पार्ट बन सके। हालांकि चाइना ने ब्लॉक कर दिया था, तो उससे रिलेटेड ये हुआ था। इंडिया को उसके लिए एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया था इंडिया ने IAEA का, जिससे ये कॉन्फिडेंस दिख गया कि जो भी ये यूज़ होगा, जो भी इंडिया है वो एक सेफ कंट्री है, और जो जो भी ये यूरेनियम है या इससे जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी, इस IAEA प्रोटोकॉल में ये लिखा था कि जो भी टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ करेगा वो सिविल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूज़ करेगा, कहीं भी मिलिट्री के लिए डाइवर्ट नहीं करेगा। तो उससे सारे देशों को कॉन्फिडेंस आएगा और वो क्या करेंगे, इंडिया को अनऑफिशियल तरीके से अपना मेंबर बना लेंगे या पार्टनर बन जाएंगे, अनऑफिशियल पार्टनर बन जाएंगे। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए ये पता होना चाहिए था उस वक्त। द सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स। नेक्स्ट है, ये मैं नहीं बताऊंगा एशियान का कौन सा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वैसे USA और कनाडा नहीं है इसमें, बाकी सब हैं एशियान के साथ। विद रेफरेंस टू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, गास्का इज़ अ आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बार बार न्यूज़ में होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट्स में जो भी हुआ था वो न्यूज़ में चल रहा था। क्यों? पेरिस ने क्या बोलता, हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम से लेकर आज तक जो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर, और कोशिश करना 1.25, लेकिन 2 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाने देना है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, इंडिया ने इसको हेड किया था विद द को चेयर ऑफ फ्रांस। तो गास्का अगर उसका आउटकम होता तो हमें पता होता या न्यूज़ में कहीं सुना होता, तो ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए इस टाइप के ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखना, जो न्यूज़ में नहीं आया किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली गलत होते हैं। मेंबर ऑफ गास्का डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ऑब्वियसली आप किसी भी अलायंस का पार्ट बनोगे, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होते आपके ऊपर। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन सर्टन क्रिएशन ऑफ गास्का, बिल्कुल नहीं, इंडिया में कोई चर्चा भी नहीं हुई है, और इंडिया कुछ NGOs इसका पार्ट थे, इंडिया ने भी बाद में उसको साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने कोई बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के पार्ट नहीं लिया था इसमें। तो ये भी गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम इनिशिएटिव डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। डिजिटल इंडिया का मतलब पूरे गांव, विलेज, हर जगह, गांव में, रूरल एरियाज़ में और वल्नरेबल सेक्शंस को डिजिटली एम्पावर्ड करना, क्योंकि क्योंकि जो अमीर है वो तो ऑटोमेटिकली डिजिटली एम्पावर्ड हो जाएंगे,
तो इसीलिए एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट्स को जो है वो पब्लिक गुड बनाना फ्रॉम प्राइवेट गुड, ये मेन क्या है टास्क है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एंकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉपरेशन कलेक्ट बिग डाटा टू बिल्ड देयर लार्ज डाटा सेंटर्स विद इन आवर नेशनल जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब सिर्फ कॉरपोरेशन की स्पेसिफिक है, ये भी नहीं था इसका पॉलिसी। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक स्कूल एंड मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा टारगेट था। इसके अंदर ये प्रोग्राम कौन सा है, भारत नेट, और पीएम वानी भी एक आया था, वाईफाई फ्री वाईफाई वाला वानी। ये दो प्रोग्राम है। भारत नेट का टारगेट यही है कि हर गांव में पहुंचाना है इंटरनेट, वैसे 2022 का था बट वो डिले हो गया। तो हमारा आंसर आ गया 3, दैट इज़ बी। फिर देखते थार्ड से रिलेटेड पता होगा, उस वक्त थार्ड एक एंटी वो सिस्टम है, क्या बोलते हैं, एन अमेरिकन एंटी मिसाइल सिस्टम है, और वो उस वक्त इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया S-400 ख़रीद रहा था, किससे, रशिया से ख़रीद रहा था। S-400 रशिया से ख़रीद रहा था, कितने रुपए का, $5 बिलियन का। तो वो नहीं चाहता था, यूएस नहीं चाहता था, यूएस का जो सिस्टम था थार्ड, वो चाहता था इंडिया ये खरीदे, लेकिन उससे फास्ट है S-400 वाला, तो इंडिया ने उसको प्रेफर किया था यूएस के अगेंस्ट जाके, इसीलिए वो न्यूज़ में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर का मतलब ये है लीगल बैकिंग है किसकी, अगर वो चीज़ किसी को ऑफ़र की जाए, मान लीजिए एक शॉप है, ये मोबाइल बेचते हैं, इसका नाम है मोबाइल, मैं गया मोबाइल ख़रीदने, ये मोबाइल का रेट है 100 रुपया, ठीक, अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको देता हूँ कोयला 100 रुपये का, 100 रुपये का कोयला दे दिया, मैंने बोला मुझे मोबाइल दे दो, तो ये मना कर देगा, मैं भाई मेरे कोयले का कोई काम नहीं है, मैं नहीं दे रहा आपको मोबाइल, तो ऑब्वियसली मना कर सकता है। लेकिन अगर मैं इसको देता हूँ पैसा, रुपया, करेंसी जो आरबीआई के द्वारा इशूड है, तो ये मना नहीं कर सकता। अगर ये बोलता नहीं मैं इस करेंसी पे भी इस रेट पे नहीं दे रहा हूँ तुम्हें, मैं 100 रुपये दे रहा हूँ फिर भी नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगा, मैं इसके खिलाफ जा सकता हूँ, आरबीआई में कंप्लेन कर सकता हूँ, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए लीगल टेंडर मनी जो होता है वो एनफोर्सेबल होता है और उसको कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सकता है, नो वन कैन रिफ्यूट इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, मेरा जो क्लेम है उसको सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इनमें रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, तो ये हो जाएगा। मेटेलिक मनी नहीं है, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, नहीं, चेक को मना कर सकता है। द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफ्रे द कोर्स ऑफ, ये भी गलत है। ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, आप ऐसे नहीं टी बिल ला के दोगे तो वो दे देगा ना भाई, उसको नहीं जाना उधर मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। इफ़ अ कमोडिटी इज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक, ये वाला हम बाद में देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स से है। इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अब रियल जीएनपी क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है टोटल मनी जो इंडियन ने कमाया, टोटल मनी अर्नड बाय इंडियंस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी बोलता है बढ़ रहा है ये एब्सोल्यूट सेंस में भी और पर कैपिटा, हर आदमी के पास जो है पैसा बढ़ रहा है, तो मतलब टोटल मनी अर्निंग जो है इंडियंस की वो बढ़ रही है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं, डज नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कब हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, जब इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट, मतलब एग्रीकल्चर तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री नहीं फेस कर पा रही, लेकिन एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक, पूरे इंडिया के हर बंदे का टोटल मनी बढ़ रही है, और एग्रीकल्चर में आउटपुट जो है वो भी क्या कर रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मनी जो है हर इंडियन के पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी 70% पॉपुलेशन है, यस मान लो 50% तो है ही है, 50% के आसपास पॉपुलेशन है, तो मनी फिर भी 50%, बॉटम 50% पर अच्छे से डिवाइडेड है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं, इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इंडस्ट्री में भी 25% से 30% लोग एम्प्लॉयड हैं, एग्रीकल्चर में 50 हैं तो 25 से 30 या 20 से 25 इसमें भी एम्प्लॉयड है, तो भी पैसा फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इंडिया में क्या बोल रहे, टोटल मनी बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कंपेयर, और इंडस्ट्री सेक्टर भी जो है बूम कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर भी 30% पॉपुलेशन जो है वो
अच्छा खासा जो है मिडिल क्लास के पास पैसा आ रहा है। यहाँ पे जो है बॉटम 50% इनके पास पैसा आ रहा है अच्छा खासा। फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, जब पैसा इनमें आएगा तो फिर छोटे छोटे उद्योग खुलेंगे और वो होगा क्या बोलते हैं। अब पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर इंडिया में पैसा बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, टोटल अर्निंग इंडिया में बढ़ी है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कुछ एलिट्स हैं, 1 से 5% ही लोग हैं जिनके पास पूरा पैसा अटका हुआ है। अगर 1 से 5% के पास पूरा पैसा अटका हुआ है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस लेवल का हम चाहते हैं कि बॉटम अप अप्रोच से डेवलपमेंट हो, हर आदमी के पास पैसा हो, वो वाला डेवलपमेंट कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सी जो है वो गलत हो जाएगा, इंडिया के सेंस में है। और इम्पोर्ट गो फास्टर देन द एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मान लीजिए इंडिया में टोटल मनी बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, और इम्पोर्ट भी बहुत तेज़ी से आ रहा है। इम्पोर्ट बहुत तेज़ी से आ रहा है मतलब हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं या बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही हैं, तभी तो हमें इम्पोर्ट ले रहे हैं। और हमारा कंजम्पशन जो भी सेल हो रहा है डोमेस्टिक मार्केट में बहुत तेज़ी से कंज्यूम भी हो रहा है, तभी तो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट करने के बावजूद हमारा पैसा जो है टोटल अर्निंग बढ़े जा रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के इंक्रीज़ होने से, अगर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है जीएनपी के बढ़ने के बावजूद पर कैपिटा जीएनपी के, तो इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है इंडिया में। इन तीनों केसेस में कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की, लेकिन सी वाले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि पैसा सिर्फ कुछ ही लोगों के पास बचा हुआ है या कुछ ही एलिट हैंड्स में रह गया है। इनकम इनक्वालिटी बहुत हाई है, इसका मतलब ये है। अब जीडीपी और जीएनपी का एक बार हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। जीडीपी और जीएनपी होता क्या है, एक जीडीपी होती है टोटल मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू जो है, गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको जीडीपी बोल देंगे। जो भी इंडिया के बाउंड्री के अंदर होता है, इंडिया के अंदर जो पैदा हो रहा है कुछ भी, तो इसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीएनपी क्या होता है, नेशनल, जो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो इंडियन नेशनल होने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, जीडीपी प्लस जीडीपी माइनस जीडीपी प्लस होगा कितना, जो इंडियंस ने बाहर कमाया है माइनस जो फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाया है, इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जीएनपी आ जाता है। अगर इंडियन ज़्यादा कमा के आ रहे हैं फॉरेन से तो ऑब्वियसली जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको एनएफआईए बोल देते हैं, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, अगर किसी को याद हो तो। 49 देखते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज अ कॉन्सेप्ट। कैपिटल हमने डिस्कस किया था, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी इन फ्यूचर बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी या प्रोडक्टिविटी किसी की चीज़ की बढ़ जाएगी। मतलब जैसे मैं 10 रुपये कमा रहा था, मैंने 2 मशीन खरीद ली तो अब मैं 20 रुपये कमाऊँगा, तो मशीन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। अब ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, ह्यूमन ऐसा कुछ बन जाए कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए उसकी। तो कैसे हो सकता है वो, जब वो नॉलेज स्किल लेवल कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री इंक्रीज होंगी तब होगा। इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, वो इस सेंस में बोल रहा है। कौन सा है, 49 था। ज़्यादा पैसा रखने से आप ह्यूमन कैपिटल, ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल हो, प्रोडक्टिव रिसोर्स बन के निकलोगे। एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, ये तो टेंजिबल वेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है इनका, इनटेंजिबल वेल्थ है, मतलब आपने कोई स्किल सीखा, कोई कोर्स किया, इस तरह से कुछ करने से ही आप क्या हुए, एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में उभर के आओगे। ये तो फिजिकल कैपिटल है, इस टाइप की चीज़ें। तो आंसर क्या होगा, 1 and 2 and 4 टेंजिबल नहीं होगा, और ये ज़्यादा कोई सामान खरीदने से वैसे नहीं होगा आपका। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो आप अपने स्किल्स को बढ़ाइए, बेसिक सेंस यही है, तभी आप एक मतलब बोलते हैं ना जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, हम तभी रिप कर पाएंगे। डिस्पाइट इन द हाई सेविंग इकोनॉमी, इंडियन कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू बहुत सेविंग इकोनॉमी, हम लोग सेव करते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जो जीडीपी होता है हमारा वो होता है सी प्लस आई प्लस जी ए प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब होता क्या है, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यही वही वाला इन्वेस्टमेंट है जिससे हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। अब ये आता कहाँ से पैसा, हाउस होल्ड जो है वो लगभग देते हैं
18 से 23% तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो 10 से 15% तक इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा सेविंग, और ये पैसा कहाँ से आता है, जो हम लोग जो छोटे छोटे सेवर्स हैं बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, पीएफ में पैसा डालते हैं, वही पैसा होता है जो इन्वेस्टमेंट में आगे चल के यूज़ होता है। या तो बैंक उसको लोन के फॉर्म में देता है या तो सरकार उसको यूज़ करती है। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकॉनमी, लोग इतना ज़्यादा सेव कर रहे हैं, जैसे पीएम जनधन से भी, इसलिए तो सरकार बोलती है सबके बैंक अकाउंट खुलवाओ, सबको सेव करवाओ, ताकि वो ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल उसके पास मेंटेन रहे। डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकॉनमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन जो है मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इम्प्रूव इन द आउटपुट। अब मान लो 10 रुपया आपके पास आया टोटल सेविंग में, अब आपने इन्वेस्ट किया, वो क्या बन जाता है, 20 रुपया बन जाता है। ठीक है, तो 10 रुपया आप इन्वेस्ट करके 20 रुपये कमा सकते हो। कोई आदमी 10 रुपये इन्वेस्ट करके 40 रुपये किसी इकॉनमी में, मान लो ईयू में आप 10 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 40 रुपये कमा सकते हो। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बाकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, टैक्स बहुत ज़्यादा है, इन सब के कारण आपका सिर्फ कमाई जो हो रही है 20 रुपये हो रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आउटपुट ड्यू टू, तो कहने का मतलब ये है 10 रुपये में आप 20 रुपये ही कमा पा रहे हो, 10 रुपये में यहाँ 40 रुपये कमा पा रहे हो। 4 यूनिट मान लेते हैं, यहाँ पे आप 4 यूनिट कोई, यहाँ पे 2 यूनिट प्रोडक्ट कोई बना पा रहे हो, यहाँ पे 4 यूनिट प्रोडक्ट वही सेम 10 रुपये में बना पा रहे हो। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसीलिए कि आपको ज़्यादा कैपिटल इनपुट डालना पड़ेगा एक यूनिट के आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, तभी क्या है आपका जो है सिग्निफिकेंट वो नहीं दिखाई देगा। हाई कैपिटल आउटपुट इकोनॉमी है, ये लो कैपिटल आउटपुट इकोनॉमी है, कि मतलब कम कैपिटल में ज़्यादा आपने 4 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। तो एक यूनिट कितना आएगा, 2.5 रुपये में हो रहा है, मतलब 2.5 रुपये डालने से वो एक यूनिट प्रोड्यूस कर सकता था यू में, जबकि इंडिया में उसको कितना रुपये डालना पड़ रहा है, 10 रुपये डालना पड़ रहा है उसी सेम एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, एक यूनिट को या हाफ यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारा ये था इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है इधर उधर का, इसलिए डिस्पाइट हाई सेविंग इकोनॉमी आपको ज़्यादा कैपिटल इनपुट में डालना पड़ता है एक यूनिट के आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, कि यहाँ लॉजिस्टिक और टैक्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर है डी। अब आ जाते हैं 56 पे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ बट नॉट स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गलत है, ये दोनों की सिक्योरिटीज़ को मैनेज और वो करता है, सर्विस करता है, उनके नाम पे निकालता है। ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, उसका नाम ट्रेजरी बिल होता है। देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही। उसके लिए क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के नाम से, बस नाम अलग है, वैसे होता है ट्रेजरी बिल ही, तो ये नाम अलग हो जाते हैं। ये टी बिल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करती है उसको टी बिल बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन्स बोलते हैं। टी बिल्स आफ्टर ऑफर एंड इशूड आर टी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। अब टी बिल का आपको नेचर जानना होगा, टी बिल होता क्या है। टी बिल होता है पहली बात तो लेस देन 1 ईयर के लिए, तो इस पे जो जैसे हम बॉन्ड में देखते हैं तो क्या लिखा होगा, 100 रुपये का बॉन्ड है, 8% पे 8 साल के लिए, तो 8 साल के लिए इसका मैच्योरिटी डेट फिक्स, लेकिन टी बिल का लेस देन 1 ईयर। तो ये क्या करते हैं, मान लो कोई बंदा है, उसको बोरोवर है, उसको क्या चाहिए, मतलब सरकारी बोरोवर है, यहाँ पे सरकार है, उसको चाहिए 100 रुपया, ये है इन्वेस्टर, ठीक है, तो सरकार उसको एक पन्ना देगी, बोली मेरे को 100 रुपये चाहिए, लेकिन पन्ने पे लिखा हुआ 110 रुपया, और कितने दिन में मैं दे दूँगी, 50 दिन में दे दूँगा। तो सरकार को इसने दिया 100 रुपया, सरकार ने उसको जो कागज़ का टुकड़ा दिया जिसको हम टी बिल बोल रहे हैं वो 110 रुपये उस पर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये जो फेस वैल्यू है इसकी ये 110 है, मतलब टी बिल की जो फेस वैल्यू है वो 110 रुपया है, ठीक है, लेकिन पैसा जो सरकार को मिल रहा है वो 100 ही रुपया मिल रहा है। टी बिल्स ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट प्राइस फ्रॉम द पार वैल्यू, तो मतलब जो ये ऑफ़र होता है उस पर डिस्काउंटेड तो है, पैसा कम लोगे, लेकिन फेस वैल्यू जो है हमेशा ज़्यादा लिखी रहेगी, तो फेस वैल्यू पे डिस्काउंटेड बेसिस पे वो मिलता है, मतलब पार वैल्यू वही 110 रुपया है, उसको डिस्काउंट करके ही टी बिल का रुपया हम डिसाइड करते हैं। तो ये है बिल्कुल सही आंसर, तो आंसर 2 और 3 इसमें सही हो जाता है। तो मतलब ये बेसिक्स इकोनॉमिक्स है, टी बिल क्या होता है, कैसे इशू किया जाता है, कितना रुपया होता है, उस पर क्या लिखा होता है, कागज़ के टुकड़े ही हैं, उन पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं मैनिपुलेटिव सेंस में। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये मैं नहीं कराऊंगा, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर देख लेना अपने आप। विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सॉइल
हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूसेस वाटर, ड्रास्टिकली कम कर देगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है उल्टा ऑर्गेनिक मैटर से। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल, बिल्कुल गलत। सल्फर साइकिल मोस्टली सेडिमेंट्री साइकिल होता है, सेडिमेंट्री साइकिल होता है, तो उसमें सॉइल का बहुत अच्छा रोल होता है। फास्फोरस और सल्फर दो होते हैं साइकिल्स, इनका सेडिमेंट्री साइकिल होता है नॉर्मली। इरीगेशन ऑफर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनेशन ऑफ सब एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल। इरीगेशन जब बहुत लंबे समय, खासकर चावल की जब खेतियाँ करते हैं तो पूरा पानी भर के रखते हैं, उससे क्या होता है जैसे सन है उससे इवेपोरेट होता रहेगा वाटर, तो वाटर में जो सॉल्ट होता है वो जमा होने लग जाता है। सॉल्ट जब जमा हो जाता है तो सैलिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड हो जाता है। तो इंडिया का जो इरीगेशन टेक्निक था, खासकर फ्लडिंग ऑफ द फील्ड टेक्निक, इसलिए वो सही नहीं होता है। इरीगेशन ओवर अ पीरियड, उसको इस सॉल्ट को हटाने के लिए फिर जिप्सम ऐड करना पड़ता है, जिप्सम जो कि घोल देता है, जो भी सॉल्ट के कंटेंट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम उनको घोल देता है जिप्सम, और वो पानी में घुल जाते हैं। तो जो हार्ड पैन की जो लेयर बनी होती है एक वाइट कलर की, वो ख़त्म हो जाती है और वो लीच कर जाते हैं नीचे ग्राउंड वाटर में। कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर हल्का सा पोल्यूट होता होगा। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सैलिनेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड ओवर, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर आता है 3B। ये नहीं कराऊंगा, पेज क्या है पेज पता लगा लेना, वैसे आएगा नहीं, मतलब इस टाइप के नहीं कराऊंगा जिनका कोई रोल नहीं है, और ये रैंडम टाइप में है, कभी भी आ जाते हैं कभी नहीं आते, और इस टाइप का ट्रेंड अब आ भी नहीं रहा है, इसलिए भी नहीं कराऊंगा। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, गवर्नेंस बार बार आ रहा है, इसके पहले भी हमने देखा बैंक बोर्ड ब्यूरो, और फिर ये सारी चीज़ें आई हुई हैं इसके नेक्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि उस वक्त गवर्नेंस की प्रॉब्लम के कारण ही हमारे पास एनपीए क्राइसिस जो है सीवियर हो गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इसीलिए। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड, बिल्कुल नहीं। ये कैपिटल इन्फ्यूजन की बात ही हम क्यों कर रहे हैं? बेसल 3 नॉर्म में बात, जैसे अभी पहले ही समझाया मैंने इसी थोड़ा ऊपर ही, कि बेसल 3 नॉर्म में क्या था, 9% रखना था कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट, CAR, जिसको कैपिटल एडिक्विटी रेशियो हमने बोला था। तो उसके ज़रिए क्या था, बैंक के पास, हमारे इंडियन बैंक्स के पास 9% था नहीं, तो सरकार की जो सरकार, क्योंकि सरकार की बहुत सारी बैंक्स हैं PSB, तो सरकार को बहुत ज़्यादा पैसा डालना था बैंक्स में, तो कैपिटल इन्फ्यूजन की बात चल रही थी। सरकार ने एक मिशन भी निकाला था, मिशन इंद्रधनुष, जिसमें इसने बोला था कि हम कुछ पैसे 70,000 करोड़ रुपए कुछ डालेंगे बैंक्स के अंदर, तो उससे रिलेशन में है। सरकार ने बोल तो दिया, लेकिन सरकार ने पैसा डाला नहीं सालों तक, और बाद में बोला कि मार्केट से उधार ही ले लो, तो इस टाइप से कुछ किया था। कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू द पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट ईयर, बिल्कुल नहीं। टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर टू द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट बैंक हैज़ बीन अफेक्टेड, बिल्कुल। SBI उस वक्त जस्ट एक न्यूज़ में आया था, SBI जो है इसे क्या है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी है, भारतीय महिला बैंक है, ये सारे मर्ज हुए थे दोबारा से SBI में। क्यों? क्योंकि ये रिस्की हो रहे थे, तो और भी कुछ बैंक थे उनको भी मर्ज किया था, तो ये न्यूज़ में था, तो आंसर आ गया B। अब हम देखते हैं 97, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, GST किस पे कितना लग रहा है या किसको एग्जाम्प्ट किया गया, तो भाई उसी वक्त के रेलेवेंस में है, आज का कोई रेलेवेंस नहीं है। विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑपरेटेड बाय द गाइडलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल गलत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने इसको एम्प्लॉय किया था। अपीदा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन करता है किसी एक प्रोडक्ट का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे है। फंक्शन एज ए सेक्रेटेरिएट फॉर द प्रमोशन NPOP, बिल्कुल NPOP के जो भी प्रोडक्ट होंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनको प्रमोट करने के लिए हमारा है अपीडा। सिक्किम हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, बिल्कुल सही बात है, वो बन चुका है इंडिया का फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, उस साल ही बना था, तो इसलिए आया पेपर में, तो आ गया B आंसर। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है 20।